जो लोग जराइम के मनाजिर को साफ करते हैं वो सबसे अजीब चीज का इश्तिराक करते हैं जो उन्होंने कभी देखा है। चैनल की सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। एक खानदानी दोस्त लाशों को उनके घरों वगैरह से निकालती है क्योंकि उनके पास अपना जनाजा खाना है। उनका कहना था कि सबसे अजीब चीज जो उन्होंने देखी वो ये थी कि एक औरत टब में लेटी हुई थी और एक मर्द इसके ऊपर लेटा हुआ था। जब वो उन्हें अलग ले गई तो वो जानती थी कि वो इस तरह क्यों है। बंदे को घरेलू तशद्दुद के मसाइल थे और वो अलहदगी से गुजर रहे थे। दूसरे कमरे में बच्चे, बाथरूम में माँ अपने बाल बना रही है। बंदा अंदर आता है और इसे कई बार छर्रा मारता है, इसे टब में डाल देता है और उसके हाथों में चाकू रख देता है, जबकि वो इसके ऊपर छलांग लगाता है और खुद को सीने अपेट में छर्रा घूमता है और खून बहकर मर जाता है। उन्होंने कहा कि वो कभी नहीं भूलेंगी कि ये कितना अफसोसनाक और गैर मामूली था, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो शुक्र है सो रहे थे। मुझे लगता है कि उसकी माँ ने उन्हें ढूंढ लिया। मुझे इसके बारे में सोचने से नफरत है और मुझे उम्मीद है कि खानदान मुंदमिल हो जाएगा। मैं CSI का काम करता था और पोस्टमार्टम टेक था, लिहाजा मैं दोनों जाए वक़ुआ पर जाता था, तफ्तीश करता था, लाश को मुर्दा खाने वापस लाता था और पोस्टमार्टम में मदद करता था। वैसे भी इस शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल करके लाश को फरीज में बंद करके जंगल में दफन कर दिया। जब आपका जिस्म उन अनासिर के सामने आता है तो आपको देखने के लिए मामूल की सड़न होती है, जैसे कीड़े मकोड़े, सोजिश, गैसें, जिल्द का उखड़ना, हड्डियां दिखना वगैरह। एक बार जब आप कुछ देख लेते हैं तो अब जानते हैं कि किस तरह की सड़न, जिस्म की हालत नॉर्मल है और अब जानते हैं कि क्या तवक्को करनी है। आप मुख्तलिफ सतहों की चीज़ों से निमटते हैं, लेकिन ये सब काम के मुतवक्के स्पेक्ट्रम के अंदर है। उम्मीद है कि ये समझ में आता है। ताहम इस मामले में इस शख्स को सेल कर दिया गया था, लिहाजा आपके पास इसमें से कुछ नहीं था। वो बुनियादी तौर पर तकरीबन 1 साल से वहां पड़ी हुई थी। हो सकता है कि ज्यादा वक्त हो, मुझे सही वक्त याद नहीं। जब उन्होंने इस शख्स को पाया तो मैं वहां मौजूद नहीं था। पोस्टमार्टम में मदद के लिए सिर्फ मुर्दा खाने में था, इसलिए मैं कमरे की तैयारी करता हूँ। डॉक्टर अंदर आता है और मैं फरीज से लाश निकालता हूँ और उन्हें वहां ले जाता हूँ जहां हम असल पोस्टमार्टम करते हैं। बैग खोला और ओ मेरे खुदा, बदबू मैं कभी नहीं भूलूंगा, इस बदबू को कभी नहीं भूलूंगा। मैंने लाशों को मौत और सड़ने के मुख्तलिफ मराहिल में देखा है, लेकिन खुदाया ये बदबू 10 लेवल ऊपर थी। अब मुर्दा खाने में HVAC, एयर फिल्टर्स, फ्रेशर्स और ये सब कुछ मौजूद है, लेकिन वो बदबू के लिए बिल्कुल भी मुअस्सिर नहीं थे। ये इतना बुरा था कि इसने मेरा गला घोंट दिया, जो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था, और तकरीबन अपने मास्क में फेंक दिया था। डॉक्टर भी जिदोजहद कर रहा था। डॉक्टर पीछे मुड़ते और वापस लौट आते और लग रहा था कि वो बेहोश होने जा रहे हैं। ये सबसे खालिस, बदतरीन, सबसे ज्यादा मरकूज, इंतहाई तेज अमोनिया की बो थी जिसके बारे में अब सोच सकते थे। मैंने इस वक्त अपने करियर में इस तरह की बो कभी नहीं सूंघी थी। अगर शराब की उम्र अच्छी है और वक्त के साथ बेहतर है तो अमोनिया की इस बो ने इसके बिल्कुल बरक्स काम किया, और ये कहीं इससे भी बदतर था जिसके बारे में अब सोच सकते थे। खुशबू हमारे साथ भी हमारी जिल्द पर तकरीबन 1 हफ्ते तक चिपकी रही, चाहे मैंने कितनी ही सख्ती से रगड़ लिया हो। अगर मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मैं अब भी उसे सूंघ सकता हूं। जिस्म की साख्त भी कुछ मदद नहीं कर रही थी। ये इतना फिसलन और गीला था कि अमोनिया सयाल के टुकड़े मेरी जिल्द पर छिड़क रहे थे। लंबे दस्ताने मेरे बाजू तक चले गए, मेरे इस करब तक नहीं पहुंचे। ये मेरी जिंदगी का बदतरीन पोस्टमार्टम था। इसमें तकरीबन 3 घंटे लगे क्योंकि हमें वक्फा लेना पड़ता था, और ये काम करने के लिए एक मुश्किल जिस्म था क्योंकि ये कितना नाजुक था। उसने हर इस चीज को शिकस्त दे दी जो मैंने देखी, पागल हादसात की हलाकतों से लेकर दिलचस्प खुदकुशियों तक, यहाँ तक कि वो शख्स भी जिसका आधा चेहरा चूहों ने खा लिया था और इसका आधा जिस्म मैक्टस और कीड़ों के समंदर में ढका हुआ था। मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। मैं खुदकशी, बेहुरमती, जहां बंदा कई दिनों या हफ्तों से मर चुका हो, और क्राइम सीन्स को साफ करता हूं। आपको जिनसी खिलौने, मुनशियात के सामान जैसी वाज़ेह चीजें मिल जाती हैं।
एक बार मुझे शायद एक ख्याली शायद सवाने हयाती जरीदा मिला जिसमें बताया गया था कि किस तरह इस शख्स ने एंगल ग्राइंडर हादसे में अपने सी खो दिए। इसी शख्स के पास एक छोटा सा धाती पाइप था, जैसे गंदुम का एक हीटर, इसके साथ किसी किस्म का खुश्क फल जैसे चेरी या छोटे आलू बुखारे अपनी अलमारी में एक डब्बे में छुपाए हुए थे। ऐसा लगता था जैसे वो इससे सिगरेट नोशी कर रहा था। हम मुनशियात की दुनिया से बहुत वाकिफ हैं, लेकिन हम इस चीज़ को समझ नहीं सकते थे। जैसा कि पहले जवाब देने वाले बहुत से लोग पहले ही निशानदेही कर चुके हैं, पीछे रह जाने वाले दिमाग और खोपड़ी के टुकड़ों की मिकदार इससे कहीं ज्यादा है जिसका मैंने तसव्वुर किया था। बकवास, वो आंखों की बॉल्स को पीछे छोड़ गए थे। मैंने आधे से ज्यादा जड़ा हुआ दिमाग देखा है। खोपड़ी का एक टुकड़ा इतना बड़ा है कि उसे प्याले के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दांत। उन्होंने जिस्म का सबसे बड़ा हिस्सा हासिल किया और वहां से निकल गए। वो तमाम आज़ा की तलाश में 1 घंटा भी खर्च नहीं करने वाले थे। यही वजह है कि वो हमें बड़ी रकम देते हैं। मेरे लिए अजीब बात यह है कि बहुत से बालिग खुद को मारने के लिए अपने वालिदैन के घर जाते हैं। एक तरह से अहमकाना। खुदकुशी का मौसम ततीलात के दौरान नहीं है। हम साल के इख्तिताम के मुकाबले में मौसम बहार के दौरान ज्यादा मसरूफ होते हैं। सबसे खौफनाक बात यह है कि हम कितनी बार ऐसे कमरों में खुदकुशी करते हैं जो देखने में आम नजर आते हैं। इसकी वजाहत करना मुश्किल है, लेकिन एक आम नजर आने वाले बेडरूम में जाना अजीब बात है, जिसमें ड्रेसर पर आधा मशरूब गिटोरीड, नाइट स्टैंड पर आधी पड़ी हुई किताब और फर्श पर खून का एक बड़ा धब्बा है। खानदानों के सानिहे से निमटने के मुख्तलिफ तरीकों को भी देखते हैं। हमारी सर्विस महंगी है और कई बार मैंने सोचा कि जब मैंने उन्हें अपनी तखमीनी कीमत बताई तो मुझे मार पड़ जाएगी, खास तौर पर अगर ये दादी या दादा है जिसने गोली निगल ली है और आधा खानदान घर पर है। मैंने 12 साल की उम्र से 80 साल की उम्र तक की खुदकुशियां देखी हैं। आपको वो लोग मिलते हैं जो सिर्फ ऑटो पायलट पर होते हैं, जो अजीब व गरीब सवालात करते हैं क्योंकि वो वाकई वजूद की एक ही सतह पर नहीं है। अगर बंदूक का इस्तेमाल किया जाता है तो हम एक कमरे के तमाम कालीन को फाड़ देते हैं। CSF वाज़े है और एक BBP कैरियर भी है, लिहाजा अगर ये साफ नजर आता है तो ये फिर भी आलूदा हो सकता है। हमने कालीन खींचकर हटा दिया है और घर वालों ने मुझसे पूछा जब वो स्लीब कंक्रीट को देख रहे हैं, क्या हम कालीन को शैम्पू करने जा रहे हैं? आपको वो लोग मिलते हैं जो तकरीबन खुश नजर आते हैं कि वो शख्स चला गया है। मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि उनका बच्चा चला गया है, हम आखिरकार इस क्रूज को ले सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये सिर्फ हालात से निमटने का तरीकाकार है या वो सिर्फ बड़े अहमक हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उन्हें जज ना करूं। मैं उन्हें गुजर बिसर के लिए साफ नहीं करता, लेकिन जब मेरे चचा ने एक अपार्टमेंट कम्प्लेक्स का इंतजाम किया तो मुझे कुछ अपार्टमेंट्स की सफाई करनी पड़ी। हमारे पास एक किरायादार हेरोइन पर था। वो तकरीबन 3 हफ्तों तक वहां पड़ा रहा इससे पहले कि किसी को बदबू आई। वो उसकी लाश ले गए और उसे साफ करने के लिए हम पर छोड़ दिया। बंदे ने छत पर कै की। जहां इसकी मौत हुई इसके बिल्कुल ऊपर छत पर कै के छोटे छोटे खुश्क कतरे थे और उसके ऊपर से वो बुनियादी तौर पर माए था और कालीन के नीचे कंक्रीट की बुनियाद पर आंतों के रस का एक गड़ा छोड़ दिया। मैंने सोचा कि ये गंदगी एक पेशावर टीम पर छोड़ दी गई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इख्तियारी है और अगर आप उसके लिए अदायगी नहीं करना चाहते हैं तो अब दिमाग और खून को खुद निकाल सकते हैं। वो मेरे पास किसी ऐसे शख्स के बारे में एक कहानी है जिसने एक बाथरूम पर अपने एंट्रेल लॉन्च किए जो शायद 81 मुरब्बा फुट है। मैं मौके पर अपनी कंपनी के लिए हयातियाती खतरे वाले मवाद लाशों को साफ करता हूं क्योंकि मैं इन 2 में से एक हूं जो तस्दीक शुदा है। मैं और मेरा साथी एक घर में लाश साफ करने गए, लेकिन बास ये बताना भूल गए कि वो 2 हफ्ते से मरा हुआ था। ठीक है, जो भी है मैं इससे निमट सकता हूं। हम घर की तरफ चल पड़े और न सिर्फ आपको ड्राइव वे के आगाज से ही उसकी बो आ रही थी, बल्कि तमाम खिड़कियां सिया थीं। ठीक है, इस बंदे के पास ब्लैक आउट पर्दे थे जो मैं समझता हूं। हम तैयार हुए और घर में चले गए, जो हालात को देखते हुए निस्बतन साफ था। हम जानते थे कि वो बाथरूम में मर गया था, लिहाजा हम ऊपर की मंजिल पर गए और मक्खियों का पीछा किया। तो
अब जानते हैं कि मक्खियां किस तरह सड़ती हुई चीजों को निशाना बनाती हैं। जी हाँ, बाथरूम में ब्लैक आउट पर्दे नहीं थे। खिड़कियों को इतनी मक्खियों ने भर दिया था कि सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ सकती थी। मेरे बॉस ये भी बताने में नाकाम रहे कि वो बाथ टब में मरा था। अब फूलने और बिला बिला के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या होता है जब कोई जिस्म 2 हफ्तों तक बाथ टब में पड़ा रहता है और इस सारे पानी को जिज़्ब कर लेता है? ये फट जाता है। इसकी अंतड़ियां और बाकियात हर जगह, दीवारों, दरवाजों पर फैली हुई थीं। ये हर जगह था। बाथ टब में पानी नहीं था, बस ये बीमार गुलाबी रंग का गोश्त था। ये सबसे घिनौनी सफाई थी जो मैंने अब तक की है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि जब ऐसा हुआ तो आवाज कैसी आई होगी। मैं क्राइम सीन क्लीनर हूं। मेरा पहला खुदकुशी की सफाई का अमल काफी यादगार तजर्बा था। एक शख्स ने अपने गैराज में खुद को सर में गोली मार ली। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि जहां वो बैठा था उसके पीछे खुश्क दीवार से दांतों और खोपड़ी के टुकड़ों को खींचने के लिए पिलर का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी। आइए कि खून और दिमाग गैराज में 50 फुट से ज्यादा दूर गिरने में कामयाब रहे। ताहम सबसे ज्यादा परेशान कुन बात उसकी पिकअप गाड़ी थी। हमने इसे अपनी कंपनी वॉश बे के पास ले जाने का इंतखाब किया ताकि उसे धोने के लिए प्रेशर वॉशर का इस्तेमाल किया जा सके और इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ये जितनी मुमकिन हो साफ हो। मैंने इसे खुद साफ किया और मुतमईन था कि मैंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। खून का मुआयना किया गया और कुछ भी नहीं मिला, लिहाजा मैंने इसे मालिक के गैराज में वापस ले जाना शुरू कर दिया। वापसी के रास्ते में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और वाइपर ब्लेड ऑन कर दिए। मेरी नई साफ शदा विंडशील्ड पर खून की लकीरों का अंदाजा लगाकर मेरी वहशत का तसव्वुर करें। मैंने जल्दी से इसे रोका और इसे साफ किया, लेकिन फिर भी मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर इस दिन बारिश न होती तो क्या होता। इस शख्स की बेचारी बीवी या बेटी को ये मंजर नजर आता तो वो दोबारा खुदकुशी के वाकये से रंजीदा हो जाती। ये 10 साल पहले था और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं हर काम को 3 या 4 गन्ना चेक करता हूँ। ठीक है, क्राइम सीन क्लीनर नहीं, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे पास कुछ अजीबो गरीब वाकयात हैं। एक घर में एक ऐसे शख्स को तलाश करने आया जिसने अपने जबड़े के नीचे पिस्तौल रखकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा। इसने दोबारा सोचना चाहा। आखिरकार इसे 5 फुट की दूरी पर रेंगना पड़ा, जहां इसने काम मुकम्मल करने के लिए अपने चेहरे के बाईं हिस्से को उड़ाने के बाद पिस्तौल फेंक दिया था। दूसरी बार काम कर गया। इसके कमरे में तकरीबन हर जगह पर बेचारे आदमी की कुछ बाकियात थीं। उसने अपने पीछे 2 बच्चे छोड़े हैं। एक और बार हमारे पास एक शौहर था जिसने अपनी बीवी को धोखा देते हुए पकड़ा था और कचरे को ठिकाने लगाने वाले में इसका बाजू दे दिया था। बड़े पैमाने पर खून बह रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वो पहुंचते ही मर चुकी थी। शौहर ने खुद को शॉटगन से गोली मार ली। अवामी खिदमत का ऐलान। लोग वाकई ये नहीं समझते कि शॉटगन चीजों को कितना गंदा बना सकती है। सोचें कि हल्क खून और दिमाग से भरे पिनटा को तोड़ रहा है। चंद माह कबल एक गाड़ी बमुकाबला पैदल चलने वालों के हादसे की काल पर भेजा गया था, और जब हम मंजर पर पहुंचे तो ये किसी फिल्म की तरह था। बंदा काफी मसरूफ 4 लेन वाली सड़क पर दौड़ रहा था और इसे तकरीबन 55 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली एक कार ने टक्कर मार दी। जब इसका सर पहली गाड़ी की विंडशील्ड में घुस गया, फिर उसे मुखालिफ लेन में फेंक दिया और तकरीबन 20 गज तक दूसरी गाड़ी ने इसे घसीटा। जब कोरबिनर ट्रैफिक तहकीकात के साथ मौके पर था तो हमने इसके आज़ा को थोड़ा थोड़ा करके उठाने लगे। ये एक हैरत अंगेज एनाटॉमी का सबक था। मैं एक आग लगने का तफ्तीशकार हूँ। मेरा बदतरीन वाकया एक खातून थी जिसने अपने तहखाने में खुद को आग लगा के खुदकुशी कर ली। जब मैं जाए वक़ुआ पर पहुंचा तो लाश पहले ही निकाली जा चुकी थी, लेकिन जिस फर्श पर उसकी मौत हुई थी वहां एक वाज़े पैटर्न था। पास में पेट्रोल की एक खाली कीन थी। इसकी ऐनक हल्की आंच पर वाटर हीटर के ऊपर पड़ी हुई थी। एक मेज पर कई रस्मी किताबें रखी हुई थीं। कुछ इक्तबासात को हाईलाइट किया हुआ था, जिसमें आग की रस्म और दीगर मजहबी चीजें अंजाम देकर अपने आप को अंधेरे से छुटकारा दिलाना शामिल था। लिहाजा इस अमल को अंजाम देने के लिए उसने अपनी ऐनक उतारी और उन्हें वाटर हीटर पर रख दिया।
اس نے خود کو پیٹرول میں بھگویا اور خود کو آگ لگا لی۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کمرے کے چاروں طرف دوڑتی رہی، چیزوں سے ٹکراتی رہی اور چیزوں کو گراتی رہی اور آخر کار کمرے کے وسط میں گر گئی اور اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ دماغی بیماری ایک سنگین بیماری ہے۔ میں کبھی کبھار ویکینڈ پر جنازے گھر کے لیے کام کرتا ہوں۔ جب ان کا عام عملہ بند ہوتا ہے تو بنیادی طور پر 2 گھنٹے کے کال آؤٹ کام کے لیے یہ مناسب رقم ہے۔ پچھلے سال مجھے صبح تقریباً 5 بجے بلایا گیا تھا۔ 2 بیڈروم والے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں ایک 30 سالہ شخص نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ بالکل بھی عجیب حصہ نہیں تھا کیونکہ میں نے اسے پہلے کال آؤٹ کاموں میں دیکھا ہے۔ یہ عجیب تھا کہ فلیٹ میں کیا تھا۔ لفظی طور پر ہزاروں دستاویزات زمین پر، ایک میز پر اور شیلفوہے پر موجود تھے، لوگوں کی مالی معلومات کے کریڈٹ کارڈ سٹیٹمنٹس، بینک سٹیٹمنٹس، شخصی معلومات وغیرہ۔ شاید 3000 فولڈرز ہوں جن میں یہ سب کچھ تھا۔ جہاں پر فولڈرز کا ڈھیر نہیں تھا وہاں صرف کھلے کاغذات، مقناطیسی کارڈ، نگرانی کی کیمرے۔ یہ صرف سب سے عجیب چیز تھی جو میں نے کبھی دیکھی۔ اور بے شک ان دستاویزات اور فولڈروں میں سے کچھ میں خون اور دماغ کے دھبے بھی تھے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ جائے وقوع پر موجود جاسوس نے کہا تھا کہ لاش لے جانا ٹھیک ہے۔ پولیس کو اس راستے سے کاغذات جمع کر کے ایک راستہ صاف کرنا پڑا جس راستے سے ہم اپارٹمنٹ کے دروازے تک جاتے تھے جہاں وہ تھا۔ چند ماہ بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس شخص کے پاس $10 لاکھ سے زیادہ نقد رقم اور بٹ کوائیں ہیں۔ بظاہر اسٹیٹ پولیس اس کے پیچھے تھی۔ کرائم سین کی صفائی کے قریب بھی نہیں، جب تک کہ اب بیچارے ٹو کرنے والے ڈرائیور کو خودکشی اور قتل کرنے والی کاروں اور ٹرکوں کو لے جانے کا کہے۔ میرے پاس پولیس کے قبضے سے ایک پک اپ تھی جس میں ایک سوار تھا۔ میں وہاں پہنچ گیا اور اس کار پر پینٹ کا ایک عجیب و غریب کام تھا۔ سفید پینٹ پر عجیب و غریب نمونے، اندرونی حصہ جامنی رنگ کا تھا۔ 2+2 کا حساب لگائے بغیر میں اندر داخل ہوا، دیکھا کہ دستانے کا باکس کھلا ہوا ہے جس پر ہاتھ کا پرنٹ ہے۔ 3 سیکنڈ بعد مجھے پتہ چلا یہ سب خون ہے۔ دھبے وہ تھے جو اس کے دماغ کے رہ گئے تھے۔ شاندار پینٹ کا کام پرنٹس کے لیے پاؤڈر تھا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میرے باس نے مجھے اس علاقے سے نکال دیا ہے۔ میں نے اپنے کپڑے جلائے اور گھنٹوں نہایا۔ یاد رہے کہ یہ آٹو کلب کے ذریعے کیا گیا تھا۔ یہاں کے کچھ احمقوں نے وہ کال لی تھی اور اس میں خطرناک مواد کا لیبل بھی نہیں لگایا تھا۔ لعنت ہو تیرے پر تو جو کوئی بھی تھا۔ میں ایک چھوٹے سے قصبے کے مردہ خانے میں انٹرنی تھا اور زیادہ تر بورنگ کاغذی کارروائی کرتا تھا اور دن بھر صفائی کرتا تھا۔ ایک بدقسمت منگل کو میرے دونوں مالکان نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے مرنے والوں کو لے جانے میں مدد کرنے کا کام دیں گے۔ جب ہم وہاں پہنچے اور جو ہم نے دیکھا اس کے لیے عجیب و غریب کم بیان ہوگا۔ ایسا لگتا تھا کہ گھر کے سامنے والے دروازے سے سفید دھواں نکل رہا ہے، لیکن فائر ڈپارٹمنٹ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور آگ لگنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ تمام لوگ جو گھر سے باہر نکلتے تھے ان کے اوپر سفید سا کچھ لگا ہوتا تھا۔ گھر کے اندر کا پورا حصہ آٹے سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسے دیواروں کے ساتھ پھینک دیا گیا، فرش، میزوں، کرسیاں، ٹی وی پر انڈیل دیا گیا، یہاں تک کہ چھت پر آٹے کے ٹکڑے بھی تھے جہاں کسی نے مٹھی بھر کر لائٹ فکسچر کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ میں نے پورے گھر میں نہیں دیکھا، لیکن ہر کمرے میں دیکھا۔ جب ہم غسل خانے میں گئے جہاں میت ملی تھی وہ بھی آٹے سے ڈھکا ہوا تھا۔ اب جو بھی تصور کر رہے ہیں اسے 10 سے ضرب دیں۔ میں آپ کو اس گھر کی ایک چیز کا رنگ نہیں بتا سکتا تھا۔ آخر کار ہمیں ماسک دے دیے گئے کیونکہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ جب بھی ہم موڑتے یا کوئی قدم اٹھاتے تو یہ آٹے کے بادل ہوا میں بھیج دیتا۔ ہر طرف آٹے کے خالی تھیلے پھینکے گئے۔ اگر کسی کو تجسس ہو تو متوفی ایک وسط عمر کی خاتون تھی۔ میں نے ایک افسر کو اپنے باس کو لاش لے کر جانے سے پہلے انتظار کرنے کو کہتے سنا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک مختلف تفتیش کار کو بلا رہے تھے۔ انہوں نے اصل میں فرض کیا کہ موت فطری تھی کیونکہ اسے دل کی تکلیف تھی۔ اس بات کا یقین نہیں تھا کہ انہیں یہ کیسے معلوم ہوا، لیکن گھر کی حالت بتاتی ہے کہ کوئی جرم چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا دوست آفیشل کرائم سین کلینر نہیں تھا، لیکن اس نے 2 ٹرک چلایا اور انہیں اکثر کچھ خوفناک نتائج سے نمٹنا پڑا۔
सबसे बुरा वाकया ये था कि एक आदमी था जिससे हम दोनों पहले मिले थे, हाल ही में शादी हुई, बच्चा होने वाला था, काफी खुश दिखाई दे रहा था। उन्होंने इसकी कार को एक बड़ी शाहरा के करीब झील के किनारे एक वीरान जगह पर मछली पकड़ने के उनके पसंदीदा मकामात में से एक पर खड़ा पाया। उसने खुद को सर में गोली मारी थी और कई दिन बाद जब पुलिस को गाड़ी के मशकूक होने की इत्तला मिली तो उसे पाया गया। मैं इस दिन अपने दोस्त के साथ सवार था, मजे कर रहे थे और गाड़ियों को खोलने और लोगों को गैस लाके देने में मदद कर रहा था। हमें पुलिस की कॉल मौसूल हुई, आमतौर पर किसी हादसे से गाड़ी को टू करने या ड्राइवर के नशे में होने की वजह से। खुदकुशी के मकाम और भारी ट्रैफिक के करीब होने की वजह से उन्होंने हमें कोरविनर का इंतजार करने और इसे बाहर निकालने के लिए गाड़ी को अपने घर तक ले जाने पर मजबूर किया, जो करीब ही था। तो वहां हमने खुद को ड्राइवर की सीट पर किसी ऐसे शख्स की लाश के साथ गाड़ी खींचते हुए पाया जिसे हम जानते थे। ये गैर हकीकी था। सबसे बुरा हिस्सा अगले दिन था जब उसकी हामला बीवी गाड़ी से अशिया निकालना चाहती थी। उसने उसकी पसंदीदा टोपी मांगी। उसने इसे पहना हुआ था जब उसने खुद को गोली मारी और उसके पूरे हिस्से में खून था और ऊपर से गोली का सुराख था। दुकान वालों ने कहा कि उन्होंने इसे नहीं देखा और वो अभी गाड़ी तक नहीं जा सकती। उन्होंने इसे बताया कि अगर वो उसे मिल गई तो वो इसे कॉल करेंगे और बाकी दिन ये फैसला करने की कोशिश में गुजर गया कि क्या करना है। चूंकि टोपी नई लग रही थी, उसने कहा कि उसने इसे इस महीने के शुरू में इसकी सालगिरह के मौके पर दी थी। उन्होंने मकामी माल में एक बिल्कुल वैसी ही ढूंढी और कुछ दुकानों के बंदों ने इसे इस्तेमाल शुदा नजर आने की कोशिश करने के लिए इसे कुछ दिनों तक पहन रखा था। इसके बाद उन्होंने इसे वो टोपी दे दी और कहा कि उन्हें ये दस्ताने के डब्बे में कहीं और से मिली है। इसे अपने शौहर की हालिया खुदकुशी का खूनी टोकन देना दुरुस्त नहीं लगता था। वो बहुत खुश थी कि उन्हें ये मिल गई। वाकई दिल दहला देने वाला। इसके बाद मेरा दोस्त थोड़ी देर के लिए परेशान था। उसने वाकई उसे किसी भी चीज से ज्यादा नाराज कर दिया। वो ये बताता रहा कि खुदकुशी कितनी खुदगर्जी है। मैंने इसे कभी नहीं बताया कि मैंने नौमरी में इसे करने का सोचा था। अगर मुझे बंदूक तक रसाई हासिल होती तो शायद मैं इस कार में होता। आप कभी नहीं जानते कि लोग किस चीज से निमट रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उसकी बीवी अब ठीक होगी। मैं क्राइम सीन्स को साफ नहीं करता, लेकिन मैं मरने वालों को जरूर हटाता हूं। मैं मरने वाले के बारे में मजीद दुरुस्त तफसील में जा सकता हूं, लेकिन यहाँ कुछ आम चीजें हैं। जखीरा अंदोज इससे कहीं ज्यादा आम हैं जितना कि उन्हें वाकई होना चाहिए। सबसे पहले, और ये कोई साफ जखीरा अंदोज नहीं है, ये कचरे के अंबार हैं जो कई किस्म के पेशाब, गंदगी और कै से ढके हुए हैं। मोल्ड्स जो मैंने पहले कभी नहीं देखे हैं, और शायद कीड़े जो अभी तक दरियाफ्त भी नहीं हुए हैं। मैं समझता हूं कि इमरजेंसी सर्विसेज इस तरह के घर में ज्यादा देर तक क्यों नहीं रोकना चाहते, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मुझे उनसे मेरी मदद करने के लिए कहना पड़ा, क्योंकि मैं ये फर्क नहीं कर सकता था कि असल में लाश कौन सी है, और ये सिर्फ बेतरतीब गंदगी का ढेर था जो लाश से ज्यादा इंसानी लग रहा था। लोग खबरदार करेंगे कि लाश फूल जाएगी और उन्हें गलत तरीके से छूने से वो लीक हो जाएगी, लेकिन जिस तस्वीर को अब खींच रहे हैं वो इस पर रोशनी भी नहीं डालती कि ये कैसी हो सकती है। जब आप 400 पाउंड के मुर्दा को पलंग पर उठाते हैं तो कीड़े उड़कर आप पर गिरते हैं, क्योंकि एक गलत हरकत और वो बहना शुरू हो जाएगी। वो और जिनके पास पालतू जानवर थे जो इतने मायूस थे कि उन्हें अपने मालिक को खाना पड़ा। एक बड़े भूरी आंखों वाले दोगले कुत्ते की आंखों में घूरते हुए, जो आखिरकार इंसानी राबता हासिल करने पर खुश है और अब सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि मरने वाले का अपना पूरा चेहरा कहाँ गायब है। बेचारी चीजें सिर्फ भूखे थीं, लेकिन ये परेशान कुन है। ट्रेनिंग में EMT के तौर पर मैंने सबसे ज्यादा गलीज चीज सुनी वो एक पुलिस एहलकार और EMT का GSW गोली के जख्म का जवाब था। तिब्बी अमले के अंदर जाने से पहले पुलिस एहलकारों को जहां मैं रहता हूं पहले मंजर को साफ करना पड़ता है। वो इस आदमी को पाते हैं जिसका सर निचले जबड़े से ऊपर की तरफ मुकम्मल तौर पर गायब है। 2 लड़कों ने इसे 12 गेज से अपना सर उड़ाते हुए देखकर डर के अपने बिस्तरों के नीचे छप गए। मैं जहां रहता हूं वहां के तिब्बी अमले को कानूनी तौर पर नब्ज की जांच पड़ताल करने की जरूरत होती है, जैसा कि एक करता है, और दूसरा
वो मिल जल कर काम करते हैं, इसे अंदर बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि लाश खड़ी होकर वापस बैठ जाती है। इसके बाद वो मजीद 2 बार करता है। आखिरी बार फ्रैंकेनस्टाइन की तरह अपने हाथ बाहर निकालता है। जहन में रखें कि जबड़े से ऊपर तक कुछ भी नहीं है। दूसरे अफसर ने कहा कि अगर वो एक बार और ऐसा करता है तो उसे गोली मार दी जाएगी। ये जितना बीमार है, मैं इस हिस्से पर हंस पड़ा। मैंने एक मौसम गर्मा में कॉलेज में तकरीबन 4 माह तक बहाली में काम किया और उसके दरमियान सांचे, पेशाब, गंदगी और हर हयातियाती खतरे की बहुत सी अजीब और गरीब गंदगियों का सामना करना पड़ा। अगरचे वो नायाब थे, लेकिन हमें कभी कभार तहकीकात मुकम्मल होने के बाद क्राइम के सीन को साफ करने के लिए नौकरी मिल जाती थी। मुलाजमत के तीसरे हफ्ते में मुझसे पूछा गया कि क्या मैं इस तरह की किसी चीज़ को संभाल सकता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि काम किया है और मुझे क्या करना होगा। ये एक कत्ल और खुदकुशी थी और इसमें ज़्यादातर मुतासरीन खून से ढके हुए थे, जिनमें से एक को कत्ल कर दिया गया था। बेडरूम और डेस्क। जब हम, एक और टेक्नीशियन और मैं, वहां पहुंचे, मुझे पहले से जुर्म की कोई तफसीलात मालूम नहीं थी, लेकिन बहुत जल्द पता चला कि सूरत हाल 2 मर्दों की थी जो कुछ अरसे से दोस्त थे। दोनों की उम्र 20 साल से ज़्यादा थी। इनमें से एक लड़की के साथ तवील अरसे से ताल्लुकात में था और दूसरे ने इसे एक तरफ करना शुरू कर दिया। आखिरकार ताल्लुकात ख़राब हो गए और साइड लड़का उसे कत्ल करने के लिए अपने दोस्त के घर गया और ख़त्म करने के बाद वो वापस अपनी कार में चला गया और ख़ुद को गोली मार ली। जब हम घर पहुंचे तो वहां रहने वाले बच्चे के वालिद ने दरवाजे पर मेरा इस्तकबाल किया, जिसने कहा कि वो उसकी मौत के बाद से ऊपर नहीं गया है और हमारे साथ ऊपर नहीं जाएगा। इसके साथ बात करना नाकाबिल यकीन हद तक गैर हकीकी था और हमें पेशावर रहना पड़ा और उसे किसी भी दूसरे काम की तरह लेना पड़ा। जब हम ऊपर पहुंचे तो वहां खून और दिमाग का मादा मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा था। क्योंकि उनकी फैमिली इंश्योरेंस के तहत हर चीज का दावा कर रही थी, बशमूल डेस्क और उसके मुंदरजात। मुझे डेस्क को साफ करने का काम सौंपा गया था। साथ ही साथ हर दराज में मौजूद हर शय का जायजा लेने का काम भी सौंपा गया था कि आया ये बचाने के काबिल है या नहीं। इस मेज पर चर्स की वाफिर मिकदार के साथ लड़की और उसके दरमियान दर्जनों मोहब्बत के खतूत का तबादला हुआ था। यकीनन मैंने इनमें से एक खत पढ़ा था और इसे अपने पास रखने और मुमकिना तौर पर उसे इसके वालिद को दिखाने का फैसला किया। मैं 18 साल का था और मुझे मालूम नहीं था कि इससे वालिद क्या करेंगे और क्या नहीं, लेकिन इस लड़के का कमरा देखकर, जो मेरी उम्र के करीब था, इसके बेडरूम के पोस्टरों के मुताबिक तकरीबन बिल्कुल वही दिलचस्पियों के साथ, वाकई थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग भी घूम गया। आखिरकार मैंने खत को फेंक दिया क्योंकि मुझे एक ऑनलाइन मजमून से मालूम हुआ था कि केस पहले ही बंद कर दिया गया था और मैंने सोचा कि वालिद के लिए बेहतर होगा कि वो ऑनलाइन मजमून को भूल जाएं और मैंने सोचा कि बाप के लिए ये बेहतर होगा कि वो अपने बेटे की मौत के आसपास के सारे मंजरनामे को भूल जाएं। मेरे वालिद एक फायरमैन थे और उनकी कुछ कहानियां इस थ्रेड से मिलती जलती थीं, लिहाजा सोचा कि मैं शेयर करूंगा। इनमें से एक बदतरीन बात जो उन्होंने मुझे बताई वो ये थी कि जब वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक सीचरडे के जंगलात में लगी आग में काम कर रहे थे तो वो इन घरों में कुछ चेकिंग कर रहे थे जिनमें आग पर काबू पाया गया था। वो 4-5 घरों में गए और उन्हें कोई नहीं मिला। फिर वो आखिरी घर में चले गए। ये मेरे वालिद और 2 दूसरे लोग तलाश कर रहे थे। मेरे वालिद ने बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर देखा कि एक औरत 3 बहुत छोटे 1 से 5 साल की उम्र के बच्चों को पकड़े हुए हैं जो सब जलकर हलाक हो चुके थे। वो खातून अभी तक जिंदा थी लेकिन बहुत बुरी तरह से जली हुई थी और अपने मुर्दा बच्चों को मुकम्मल सदमे से थामे वहीं फर्श पर बैठी थी। बज़ाहिर इसने मेरे वालिद के दरवाज़ा खोलने पर भी कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। वहाँ एक और भी था जहाँ उन्होंने कार के हाजिरी को देखा और ड्राइवर का सर गायब था, लेकिन गाड़ी से बाहर निकलने का कोई रास्ता न होने के बाइस उन्होंने सिर्फ ये समझा कि ये गाड़ी में कहीं मौजूद होगा। चुनांचे वो बिलाखिर कार को खोलते हैं। दरवाजे बंद थे लेकिन इस आदमी का सर नहीं मिल सका। पता चला कि इसका सर कार से तकरीबन 20 मीटर दूर पड़ा था। मेरे वालिद ने कहा कि वो कभी नहीं जान सके कि इस लड़के का सर इतनी सफाई से कैसे काटा गया, गाड़ी से इतनी दूर कैसे गिरा हुआ था। उनकी वाहिद थोड़ी ये थी कि हादसे से पहले दरवाज़ा खुला था
वो लड़का फिसल कर गाड़ी से बाहर गिरने लगा जब उसने जिस चीज से भी टुक्कर मारी और दरवाजा बंद हो गया और इसका सर कट गया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये थ्योरी ज्यादा मानी नहीं रखती क्योंकि लड़का सीट पर बैठा हुआ था जब उन्हें मिला। मेरी एक दोस्त कत्ल और बुराई के लिए जासूस के तौर पर काम करती है। कभी कभी दोनों मिल जाते हैं। आमतौर पर वो कभी भी काम के बारे में बात नहीं करती है, लेकिन वो वाज़े तौर पर इस मंजर से मुतासिर थी। उसने मुंदरजा झैल बयान किया। एक छोटे से अपार्टमेंट का तसव्वुर करें। एक बेडरूम, एक अलग बावर्ची खाना, एक छोटा सा रहने वाला कमरा, छोटा बाथरूम, छोटा सा बैत अलखला। आप छोटे से दालान में दाखिल होते हैं और आपको खून का ट्रेल मिलता है। आप ट्रेल को फॉलो करते हैं और ट्रेल के आखिर में एक शख्स लिविंग रूम की खिड़की से बाहर लटका हुआ है जिसका आधा सर उड़ गया है। बज़ाहिर इसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसने अपनी खिड़की से छलांग लगाने का फैसला किया, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही इसकी मौत हो गई। आप चारों तरफ देखते हैं और बावर्ची खाने में दाखिल होते हैं। बावर्ची खाने में एक बच्चा है। बच्चा अब जिंदा नहीं है क्योंकि इसका चेहरा साफ पानी से भरे संक में है। बच्चा डूब गया था। बाद में उन्हें पता चला कि मां ने ऐसा किया था। आप मंजर की खोज लगाते रहते हैं। बेडरूम में इसके दीगर 2 बच्चे पाए गए। वो बड़े थे, 4 और 7 साल, लड़का और लड़की। बच्चे को कत्ल करने के बाद वो बज़ाहिर अपनी मां से डर के भागे। मां चाकू लेकर उनके पीछे आई। बहुत ज्यादा खून था। हर बच्चे पर चाकू के 30 से ज्यादा जख्म थे। ये 5 अफराद पर मुश्तमिल एक आम खानदान था। घर पर रहने वाली माँ, काम करने वाले वालिद, बासलाहियत स्पोर्ट लड़का, बहुत होशियार लड़की और चंद माँ की बच्ची। बाप कहाँ है? क्या वो मुमकिना मुश्तबा है? क्या हम किसी ऐसे शख्स को तलाश कर सकते हैं जो जानता हो कि वो कहाँ है? आइए इस मंजर को टैग और बेग करें। इसे फी अलहाल मशकूक समझें। इसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करें। हमारे साथ किसी भी तरह के लोग इस वक्त तक बेगुनाह हों जब तक कि जुर्म साबित ना हो जाए। फिर वालिद अपने अपार्टमेंट के सामने वाले दरवाजे के बाहर लिफ्ट से बाहर निकलता है। वो खिले दरवाजे की तरफ देखता है जिसमें उसके बच्चों और बीवी की ढकी हुई लाशों के साथ ब्रांड कार्ड निकल रहे। वो सफेद सूट में पुलिस की मौजूदगी और जासूसों को देखता है। पागलपिन से रोने वाला इंसान बहुत ज्यादा तनासुब में खत्म हो रहा है। और मेरी दोस्त एक से पहर के वक्फे में अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखने के लिए वहां मौजूद थी। वो आदमी बेकसूर था। टाइमलाइन कुछ इस तरह थी। बच्चे के रोने की वजह से माँ कई दिनों से नहीं सोई थी। ज्यादा मायूसी की वजह से इसने बच्चे को गर्क कर दिया। इसके दूसरे बच्चों ने इसे ऐसा करते देखा। वो घबरा गई और दूसरे बच्चों को मार डाला। वो और भी ज्यादा घबरा गई और अपना सर उड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसने फौरी तौर पर काम नहीं किया। लिहाजा उसने खुद को मारने के लिए खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश की। खून बहने की वजह से वो मर गई और वो खिड़की से लटकी हुई मर गई, जहां इसे एक पड़ोसी ने देखा जिसने पुलिस को फोन किया। पुलिस वालों ने दरवाजा खोला तो देखा कि ये इनकी तरह का मंजर नहीं था। मेरी दोस्त ने हर तरह की खुदकुशियां देखी हैं। उसने 2 छोटे बच्चों के ट्रेन से खुदकुशी करने के नताइज देखे हैं। उसने हर तरह की फांसियां देखी हैं। इसने हर किस्म के निक्रोसिस देखे हैं। इसने ये सब देखा, लेकिन एक से पहर के वक्फे में जन्नत से जहन्नम की गहरी गहराइयों में जाने वाला एक खुशहाल खानदान नहीं। वो चंद हफ्तों से तनख्वाह के साथ छठी पर है। ये वाकई बहुत ज्यादा था। मुझे नहीं मालूम कि लोग कई दहाइयों तक ये काम कैसे कर सकते। सुनने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब बटन दबाएं और मजीद वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को फाल करें।